हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज भी हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सिटीजनशिप क्या है, इसके अर्थ को समझे और इसकी प्राप्ति का साधन और फिर समाप्त होने के बारे में कुछ पढ़े थे। और अभी जो है शुरुआत करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 से कि नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो लाया गया था उसमें क्या कुछ दिया गया है। तो इस अधिनियम में 18 धाराएं हैं, जिसमें से धारा 3 से 7 तक भारत की नागरिकता प्राप्त करने के क्रमशः 5 तरीके बताता है, जिसमें पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर और तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है प्राकृतिक तौर पर और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। तो आइए एक एक करके जो है इसे हम लोग डिटेल से जानते हैं। इसमें जो पहला है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो है जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका जन्म हो चुका है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और भारत में जो है इस व्यवस्था से अवैध प्रवासी की समस्या और भी जो है गंभीर होता चला गया, खास करके जो बांग्लादेश से जो आए थे अवैध प्रवासियां। इसलिए जो है 1986 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। जो 1955 में जो एक्ट लाया गया था उसमें जो भी कुछ कहा गया, फिर उसमें जो है 1986 में संशोधन किया गया। किसमें? 1955 में। और उसमें एक शर्त को जोड़ा गया, यानी कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्योंकि जब नागरिकता अधिनियम 1955 जब लाया गया था उसमें था कि 1 जनवरी 1950 के बाद और 1985 के पहले जिसका जन्म हो चुका है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन उस समय दिक्कतें आई क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से भी आए हुए थे। तो जो देश के शरणार्थी भारत में रह रहे थे उसे जो है समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए 1987 में 55 के अधिनियम में संशोधन करके फिर बाद में कहा गया कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो जो है भारत का नागरिक होगा, लेकिन जब उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तभी जो है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आगे चलकर फिर क्या हुआ, ये भी जो है नाकाफी साबित हुई और 2003 में फिर से जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में फिर संशोधन के जरिए कुछ शर्तें उसमें जोड़ी गई। क्या शर्तें जोड़ी गई कि इस संशोधन के लागू होने के बाद से, यानी 2004 से लागू हुआ और उसके बाद से अब कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत का नागरिक हो। क्या होने लगा कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। क्योंकि उसके बाद से क्या हुआ, जब 1986 में संशोधन किया तब फिर क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, अन्य देशों से जो है आकर कुछ जैसे कि यहाँ के लड़की है और बाहर के जो पुरुष हैं वहाँ आ करके काम कर रहे थे या नौकरी चाकरी या फिर कोई भी बिजनेस या फिर डेली बेसिस पर कोई काम 6 महीना तक रह के कर लिया। और क्या हुआ
कि यहाँ के महिलाएं से शादी करने लग गए। यहाँ के महिला से शादी करके और जो है ढेर सारा जो है बच्चे जो है पैदा करने लग गए। इससे बहुत सारा समस्या, और ये जो है ज़्यादातर पाकिस्तान से जो जितने भी मुस्लिम कंट्री देश है हर जगह से आ करके, और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में जो भारत से सटा हुआ जितने भी स्टेट है जो बॉर्डर पर है, उन सब देशों में इसका जो है ये भारी समस्या उत्पन्न हो गया। तब फिर जो है 2003 में संशोधन किया गया। उसमें ये नियम किया कि जो बच्चा पैदा होगा उसे तो नागरिक मिलेगा, उसके या तो माता या तो पिता कोई एक जो है भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा यानी कि अगर माता यहाँ का है तो पिता बाहरी नहीं हो, प्रवासी नहीं हो, क्योंकि 6 महीना के बाद जो है रह करके यहाँ प्रवासी और किसी युवती से शादी उदी करके यहाँ बस गया, और उस बच्चे को क्या हुआ, यहाँ का नागरिकता मिल गया, अब उसे भी रहने के लिए फ्री मिल गया। यानी भारत में ये बहुत बड़ी ये समस्या उत्पन्न करने लग गया। तो फिर जो है क्या किया, इसमें संशोधन करके कहा गया कि दोनों में से कोई एक भारत का हो, लेकिन दूसरा जो है प्रवासी नहीं हो, यानी बाहर का रहने वाले नहीं हो। ये जो है लाया गया। उसके बाद क्या होता है, जो है भारत का नागरिक मिलने लगा। उसके बाद प्रवासी जो होते थे, जो आ करके यहाँ 6 महीना रह के और शादी उदी कर लेता था, ये समस्या थोड़ा मोड़ा जो है ये हुआ। दूसरा जो है नागरिकता प्राप्ति का जो साधन है वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक है। यानी वंशावली के आधार पर, अगर वंशावली अगर होता है तो इसमें क्या होता है कि पिता दादा यानी पुरुष को ही भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जन्म लेने वाले बच्चे का पिता अगर केवल वंश के आधार पर भारतीय नागरिक है तो फिर उसके बच्चे को 1 साल के भीतर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। यहाँ पर फिर समस्या आ गई कि बच्चे की नागरिकता के लिए पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। इसीलिए जब जनवरी 1992 में महिला आयोग का गठन हुआ तो इसने इस बात को उठाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1992 में जो नागरिकता अधिनियम 1955 वाला में जो संशोधन किया, और संशोधन करके एक प्रावधान किया गया कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। हुआ क्या कि जब ये नियम लाया वंश के आधार पर हुआ तो क्या हुआ कि सिर्फ पिता को ही होना चाहिए, पिता को ही अधिकार मिला कि अगर पिता भारत का है और वो पिता अगर किसी भी देश की युवतियां से या लड़की से अगर शादी किया तो वो लड़की को भारत लाएगा या नहीं भी लाएगा तो भी क्या होगा कि उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ की महिला है और कहीं विदेश में या कोई विदेशी भी यहाँ बिजनेस करने आता है, नौकरी करने आता है, डेली बेसिस पर काम करने आता है, किसी भी तरह से यहाँ अगर काम कर रहा है, अगर यहाँ की युवती उस युवक से शादी किया और उसे जो भी बच्चा हुआ उस बच्चे को भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। तब क्या हुआ कि जब महिला आयोग का गठन हुआ तो महिला भी इस बात को आयोग में उठाया कि जब पुरुष को मिल सकता है, अगर पुरुष है यहाँ के अगर विदेशी लड़की से अगर शादी करता है तो उस बच्चे को नागरिकता मिलेगा, और महिला अगर भारत की है और अगर वह दूसरे देश के पुरुष से अगर शादी करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं मिलेगा। ये तो महिलाएं के प्रति जो है अन्याय है। तब फिर क्या हुआ कि उसमें भी संशोधन किया। उसके बाद संशोधन करके 10 दिसंबर 1992 को फिर क्या हुआ,
कहा गया कि जिस बच्चे का माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तब उस बच्चे को भारत का नागरिक मिलेगा। तब क्या हुआ कि महिला और पुरुष को दोनों को बराबर अधिकार मिल गया। महिलाएं भी बहुत ऐसी हैं जो कि विदेशी पुरुष से शादी करती हैं। आप हीरो हीरोइन को देख लीजिए, आप क्रिकेटर्स को देख लीजिए, आप कई अन्य को भी, बिजनेसमैन को देख लीजिए, नौकरी चाकरी वाले को देख लीजिए कि अगर ये यहाँ की है, अगर बाहर गई नौकरी करने या बिजनेस करने या कोई और पढ़ने लिखने, तो उसे भी तो कुछ जो है बाहरी पुरुष से जो है वो भी शादी कर सकता है और वो भी करता है। लेकिन उस समय क्या था कि उसको, उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं मिलेगा। अब जो संशोधन हुआ 1992 में, तब उस समय से क्या हुआ कि दोनों को बराबर जो है नागरिकता मिलने लगा। फिर क्या हुआ कि 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन किया गया, तब अब ये व्यवस्था ये है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जन्म से 1 वर्ष के भीतर उस देश में स्थिति भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो, उसके माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। तब जो है ये 2003 का है। आगे जो है नागरिकता प्राप्ति का साधन पंजीकरण के द्वारा। अब पंजीकरण में भी क्या है, केंद्र सरकार ने किसी आवेदन प्राप्त होने पर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी वैध प्रवासी को, वैध प्रवासी हो गया कि जो नियम कानून के तहत अगर भारत में रह रहा है तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण वो करा सकता है। अगर वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या बहुत दिन से रह रहा है और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि घर ले लिया है, ज़मीन खरीद लिया है, लेकिन वो वैध तरीका से, अवैध तरीका से नहीं, चुरा नुका के नहीं, तब जो है उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा भारत सरकार के यहाँ। और उसमें क्या आएगा, पहला कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के 7 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर यानी कि ऐसा नहीं है कि लगातार वो भारत में रह रहा है, यानी 7 वर्ष पहले वो आया है, ठीक है, और बीच में चला भी गया है और फिर आया, यानी मामूली तरीका से हो गया कि वो विदेशी है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो आता जाता है, या बिजनेस कर रहा है तो आता जाता है, यानी मामूली तरीका से अगर 7 वर्ष पहले आया है तब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन शर्त ये रहा कि वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले के ठीक 1 वर्ष की संपूर्ण अवधि में भारत में रहा हो और 1 साल के पहले के 8 सालों में से कम 6 साल की अवधि भारत में निवास किया हो। यानी कि हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल पहले से रह रहा है और 1 साल जब वो रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले 1 साल तक लगातार वो भारत में है, यानी पूरे 8 साल हो गया, और 8 साल में भी वो पूरे 6 साल तक अगर भारत में रहा है तब जो है उसे रजिस्ट्रीकरण के बाद उसे नागरिकता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा व्यक्ति ये भी है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आया, यहाँ पर जो है 7 साल पहले आया और वो नाम मात्र का जो है यहाँ नागरिकता प्राप्त करने के व्यू से जो है यहाँ पे 7 साल पहले आ गया और पूरा समय जो है वह अपने देश में रहा हो, वहाँ ही सारा काम किया हो और फिर 1 साल पहले से यहाँ जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, यानी जो भी नियम है नियम को फॉलो करने के लिए जो है यहाँ पे रह रहा हो। वैसा नहीं, यानी कि जो भी यहाँ किसी भी वजह से रह रहा है 8 साल में पूरी अगर 6 साल यहाँ बिताया है और रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूर्ण रूप से अगर 1 साल से रह रहा है, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिन से रह रहा है, कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा, तब उसका वीज़ा में सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, कब आया, कब गया,
कितने दिन रहा, कितने दिन का वीज़ा था, कितने दिन रह के फिर गया, कितने दिन में फिर वह वापस आया, ये तो सारा वीज़ा में लिखा हुआ रहता है। इसी वीज़ा के आधार पर जो है उसे नागरिकता मिलेगा। दूसरा जो कारण है वो ये है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो। तीसरा है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। चौथा है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह भी जो है भारत के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पांचवा है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा उसके माता या पिता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के ठीक 1 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, उसे भी जो है नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। छठा है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए OCI कार्ड को पिछले वर्ष से धारण कर रहा हो और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के ठीक 1 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, वह भी आवेदन कर सकता है। आगे है चौथा पॉइंट, प्राकृतिक रूप से नागरिकता। अब ये प्राकृतिक रूप से क्या है? पहला तो वंश, जन्म के आधार पर ये भी समझ में आ गया, वंश के आधार पर ये भी समझ में आ गया, रजिस्ट्रीकरण के आधार पर ये भी समझ में आया, और फिर नेचुरलाइजेशन क्या है कि भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक तौर पर नागरिकता प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि वह अवैध प्रवासी ना हो, यानी बाहरी नहीं हो, और निम्नलिखित नीचे जो है ये योग्यता रखता हो। क्या योग्यता है? पहला है कि वह व्यक्ति ऐसे किसी देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। दूसरा, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर उसे उस देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। और आगे है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर उस देश की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा। तीसरा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो और नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 1 वर्ष पहले से भारत में लगातार निवास कर रहा हो और इस 1 वर्ष के पहले के 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, तभी जो है प्राकृतिक रूप से उसे नागरिकता प्राप्त होगा। उसका चरित्र भारत सरकार की नज़र में अच्छा होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये सब जो है भारत सरकार चाहे तो थोड़ा मोड़ा ढील भी दे सकते हैं या फिर इन सब बातों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति किसी विशेष सेवा या विज्ञान, दर्शन या साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति में जो है संबंध हो, जैसे मदर टेरेसा हो गए, ये तो विदेशी थे लेकिन यहाँ आकर के क्या हुआ, मानव सेवा करने लग गए। कुछ वैज्ञानिक भी हैं, कुछ सर्विसमैन भी हैं, कुछ दर्शन कला के भी हीरो हीरोइन है, क्रिकेटर्स है, यानी किसी को भी जो है। लेकिन क्या होगा कि इस तरह से बने नागरिक को भारत के संविधान के प्रति आस्था लेकिन होना चाहिए, तभी जो है ये हो सकता है। अब जो 5वां है कि क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर नागरिकता, यानी सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, जो भी है क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर नागरिकता। किसी भी विदेशी क्षेत्र का जब भारत के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, किसी भी विदेशी क्षेत्र का भारत के द्वारा अगर अधिग्रहण कर लिया है, यानी अपने में मिला लिया है, तो उस क्षेत्र विशेष के अंदर रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
अब जैसे कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग रह रहा था, या फिर कुछ ऐसा स्टेट है जैसे गोवा वगैरह हो गया, उधर जो ये छोटा छोटा जो मिजोरम सब है, जो देश को मिलाया गया है भारत में, जो राज्य को भारत में मिलाया गया है, तो उस राज्य में रहने वाले लोग जो है उसे भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगा। ये तो था नागरिकता अर्जन करने का तरीका। अब जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर 7 तक वर्णन किया गया है, और इसी धारा में 8, 9 और 10 नागरिकता समाप्ति के बारे में भी बताता है, जिसे कि हम नीचे बता रहे हैं। अब है कि नागरिकता समाप्ति के प्रावधान क्या है, कि कैसे जो है किसी व्यक्ति का नागरिकता खत्म होता है। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी कि अपने मन से जो है त्याग सकता है। तो वह पूर्ण आयु और क्षमता प्राप्त कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय में भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है जब भारत किसी युद्ध में लगा हुआ हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण तब तक निर्धारित रखा जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार निर्देश नहीं दे सकता है। दूसरा जो है बर्खास्तगी के द्वारा, जैसे कि बर्खास्त किया गया है भारत सरकार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन जब भारत किसी युद्ध में लगा हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण तब तक निर्धारित किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार निर्देश नहीं देते हैं। तीसरा जो है नागरिकता समाप्ति का कारण, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर देगा। केंद्र सरकार वंचित कर सकता है, बशर्ते इसका शर्त है कि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, जैसे कि भारत में रह रहा है और जो गुणगान करेगा पाकिस्तान और दूसरे देश का। फिर तीसरा है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दिया हो, तब भी जो है उसे नागरिकता से वंचित करके देश से निकाल सकता है। चौथा है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, तब भी जो है उससे नागरिकता छीना जा सकता है। आगे है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा है। अगर 7 वर्ष से अगर वह भारत नहीं आया है तब उसकी नागरिकता जो है छीना जा सकता है। तो ये रहा नागरिकता क्या है, इसका अर्थ और फिर प्राप्ति के साधन और समाप्ति के साधन। धन्यवाद।